हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। पेपर 1 के अंतर्गत यूनिट 4 में कम्युनिकेशन को लेकर मैं पुनः उपस्थित हूं, जिसमें हम पिछले किए हुए वीडियोस के पीडीएफ को फिर से डिस्क्राइब करेंगे एवं प्रीवियस ईयर में जैसे कि नवंबर 2017 और दिसंबर 2018 में पूछे गए प्रश्नों को लिया हूं, जो प्रीवियस जिससे रिलेटेड हम इस कम्युनिकेशन के कुछ प्रश्न को करके आपको कम्युनिकेशन के प्रश्न पे आधारित कुछ प्रश्न को समझाएंगे। साथ ही हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो किसी भी यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो 5 पॉइंट हम सब यूनिट में दे रहे हैं, उसे भी हम स्पष्ट रूप से बताएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं यूनिट 4 में कम्युनिकेशन को लेके। यहाँ आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन में communication meaning, types and characteristics of the communication and effective communication, verbal and non-verbal, intercultural and group communication, classroom communication, mass media and society etc. इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं हमारे। तो पेपर 1 में संप्रेषण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो संप्रेषण क्या है, इसके अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, अभिलक्षण क्या है एवं जन मीडिया एवं समाज में इसकी क्या उपयोगिता है, विशेष रूप से इससे हम देखते हैं। तो आते हैं हम यूनिट पेपर 1 के यूनिट 4 में। तो हम एट फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि कम्युनिकेशन क्या है, संचार क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि संचार जो है वह एक संचार या संप्रेषण का मूल अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के एक कलात्मक या विचारात्मक अनुभव होता है। ये भावना होता है, यह एक प्रकार का संवेग है, आदान प्रदान, भावनाओं का आदान प्रदान है। इस इकाई के अंतर्गत मुख्य रूप से हम इस बात को अध्ययन करेंगे कि अच्छे शिक्षक के रूप में हमें कैसे संप्रेषण करना है, हमारा संप्रेषण कैसे बेहतर होगा। संप्रेषण की समझ ही संप्रेषण का अर्थ है, अर्थात क्या है संप्रेषण। तो संप्रेषण का मूल अर्थ होता है कि हम एक से दो व्यक्ति के बीच में अपनी भावनाओं, अपने संवेग इत्यादि को जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, यही कम्युनिकेशन या यही संप्रेषण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संप्रेषण के प्रकार क्या हैं। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और संप्रेषण के प्रकार को आप यहाँ देख सकते हैं कि यह मुख्य रूप से मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, सांकेतिक संप्रेषण, श्रव्य स्रोत संप्रेषण, दृश्य स्रोत संप्रेषण और अंतः संप्रेषण या स्व संप्रेषण के रूप में। दैट इज द टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन। क्योंकि मुंह से बोलकर अगर हम किसी को कुछ संप्रेषित करते हैं तो ये मौखिक संप्रेषण हुआ, लिख कर करते हैं तो लिखित संप्रेषण हुआ, कोई संकेत चिन्ह के रूप में करते हैं तो वो सांकेतिक संप्रेषण हुआ, श्रव्य सामग्री के रूप में अगर हम संप्रेषण करते हैं जैसे माइक इत्यादि के रूप में तो यह श्रव्य स्रोत संप्रेषण हुआ, और दिखाकर कुछ दृश्य वीडियो क्लिप इत्यादि के रूप में करते हैं तो दृश्य संप्रेषण हुआ, और अंतः संप्रेषण अर्थात खुद से, और स्व संप्रेषण खुद से किया हुआ संप्रेषण जो हम लोग अकेले में बैठ के बातचीत करते हैं, वो भी एक संप्रेषण के टाइप्स हैं। तो संप्रेषण के टाइप्स, कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन, मौखिक है, राइटिंग है, सिंबॉलिक है, साउंड्स है, विजिबिलिटी है एंड सेल्फ है। नेक्स्ट है हमारा कि संप्रेषण का माध्यम ही संप्रेषण का प्रकार हो जाता है। जितने तरह से संप्रेषण का माध्यम का उपयोग किया जाता है वही संप्रेषण का एक प्रकार से प्रकार हो जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा। क्योंकि जिन तरीकों से, जिन उद्देश्यों से संप्रेषण की जाती है वो तरीका, वो प्रकार ही हमारा संप्रेषण के प्रकार हो जाता है। अगर मुंह से हम बोलकर संप्रेषण कर रहे हैं तो तरीका है मुंह से बोलकर, तो मौखिक संप्रेषण हुआ। लिखने का तरीका है तो लिखित संप्रेषण हुआ। तो इस तरह से ही इसका नामांकन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि संप्रेषण के विशेषता क्या है, अभिलक्षण क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो संप्रेषण जो होता है हमारी भावनाओं, हमारी संवाद, हमारी सूचनाओं, हमारी विचार, हमारी इच्छाओं का एक प्रकार से आदान प्रदान है, एक दूसरे में आना जाना है। तो संप्रेषण की जो विशेषता है वह मुख्य रूप से यही है कि प्रेषक को हमारी भावना प्राप्त हो। हम अगर प्रेषक हैं तो हमारी भावना जहां हमें प्राप्त करवानी है, जिसे प्राप्तकर्ता को संपूर्ण रूप से उसी रूप में प्राप्त हो जाए, तो यही हमारा संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमने जो कहा वो उसी रूप में उसे प्राप्त हो जाए, उसी रूप में वो उसे समझ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रभावी संप्रेषण। आप यहाँ इसे देख सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत
तो प्रभावी संप्रेषण में क्या है कि आप वह संप्रेषण है जिसका आप पर कोई इफेक्ट पड़ता हो, अर्थात वह संप्रेषण जिसका हमारे पर कोई प्रभाव पड़ता हो, यह प्रभावी संप्रेषण है। क्योंकि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, शिक्षक उसे पढ़ा रहे होते हैं, तो शिक्षक की भावनाओं का, शिक्षक के विचार का, शिक्षक की गतिविधियों का, शिक्षक के शब्दों का बच्चे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर यह प्रभाव पड़ रहा है तो यह प्रभावी संप्रेषण है। अगर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बच्चे को पढ़ाया जा रहा है और बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि शिक्षक की बातों को सिर्फ सुनकर अनसुनी कर रहे हैं, तो यह प्रभावी संप्रेषण नहीं। तो प्रभावी संप्रेषण क्या है? तो अपने प्रभाव को बनाए रखना, अपनी बातों को उस रूप में प्रेजेंट करना, अपनी भावनाओं को उसी रूप में प्रेजेंट करना ताकि बच्चे या कोई भी उसे आसानी से प्राप्त कर सके। उदाहरण के लिए हमारी बातचीत दूसरों से या खुद से हो रही हो और अन्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो जिसको हम सुना रहे हैं, या हम अपने आप को ही कुछ कह रहे हैं कि नहीं कल से हम ऐसा करेंगे, बट आज कह रहे हैं फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो यह अप्रभावी संप्रेषण कहलाएगा। तो हमें एक ऐसा प्रभाव डालना चाहिए अपने संप्रेषण में ताकि सामने वाले को या जिसे हम देना चाहते हैं उस पर उसका विशेष रूप से प्रभाव हो। अब आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या है, समस्याएं क्या है। तो प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं हैं कि प्राप्तकर्ता को प्रेषक के संवाद का सही अर्थ का नहीं पता होना, क्योंकि हम कुछ और बोल रहे हैं और प्राप्तकर्ता कुछ और समझ रहे हैं। दूसरा है कि प्रेषक द्वारा सरल और दिलचस्प भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो प्रभावी संप्रेषण अच्छा नहीं होता है। तीसरा है कि प्रेषक द्वारा संवाद प्रेषित करने के समय प्राप्तकर्ता का अचेत रहना, जो प्राप्त कर रहा है संवाद को, जिसे हम दे रहे हैं संवाद, वो अगर सीरियस नहीं है तो हमारा संवाद उस तक सही रूप से नहीं पहुंच पाएगा। चौथा है कि प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता की भावनाओं को न समझना, हमें प्राप्तकर्ता की भावना को भी समझना होगा कि हम जिसे ये संवाद दे रहे हैं उसका क्या इमोशन है, क्या फीलिंग्स है इस संवाद के प्रति। और नेक्स्ट है हमारा संवाद का उद्देश्यपूर्ण ना होना। जब हमारा संवाद उद्देश्यपूर्ण नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारा संवाद उस तक नहीं पहुंच पाएगा, और संवाद को उद्देश्यपूर्ण करने के लिए हमें इन सारी गतिविधियों को ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से हमारा जो संप्रेषण है वो प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं ये है। तो इस यूनिट में फर्स्ट इम्पोर्टेंट है संप्रेषण के प्रकार, दूसरा इम्पोर्टेंट है संप्रेषण की विशेषताएं, और तीसरा इम्पोर्टेंट है प्रभावी संप्रेषण, और चौथा इम्पोर्टेंट है हमारा जन मीडिया और समाज। तो हमारा जो मीडिया है, मास कम्युनिकेशन है, उसको हम किस तरह से उपयोग में ला रहे हैं। तो जन मीडिया जितने भी हैं, हमारा मास कम्युनिकेशन जिसमें विशाल स्तर पर समूह के रूप में एक संप्रेषित किया जाता है, तो इस संप्रेषण को हम विशेष रूप से देखने की कोशिश करेंगे। तो विशाल स्तर पर जब जन समूह को कुछ भी संप्रेषित किया जाता है एक बड़े स्तर पर, तो यह संप्रेषण ही जन मीडिया कहलाता है। और खास करके सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो क्षेत्र, जिला, राज्य, देश, विश्व स्तर पर इस रेडियो, टीवी, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, आकाशवाणी केंद्र, दूरदर्शन केंद्र, प्रेस, समाचार पत्र या समाचार एजेंसियां इत्यादि द्वारा ये समाज में कुछ मैसेज पहुंचाई जाती है। यह एक प्रकार का जन मीडिया एवं समाज के अंतर्गत यह एक संसाधन है। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि रेडियो की जो प्रारंभ है वो हमारा 1936 में न्यू दिल्ली में, फिर देखिए यहाँ पे एयर इंडिया के नाम से यह दिल्ली में 1956 में, आकाशवाणी केंद्र के नाम से 1956 में इसे प्रायोजित किया गया, और MV गोपाल स्वामी के द्वारा यह किया गया था। फिर टीवी का प्रचलन जो है वो सर्वप्रथम 1925 में लंदन में हुआ है। भारत में यह 15 सितंबर 1959 को न्यू दिल्ली में हुआ है, और ऑल इंडिया रेडियो या न्यू दिल्ली में जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1985 में हुई थी। तो इस तरह से कुछ इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जो मुख्य रूप से आ सकते हैं। तो जन मीडिया के अंतर्गत इसे हमें देखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्र स्तर पर अगर सूचनाओं का जब हम आदान प्रदान करते हैं तो वो भी एक प्रकार का जन मीडिया है, और प्रसार भारती, दूरदर्शन, आकाशवाणी केंद्र इसमें हमारी भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मास मीडिया का मुख्य प्रकार क्या है। मास मीडिया का
इसे हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मास मीडिया का मुख्य प्रकार जो है वो पारंपरिक प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक व आधुनिक माध्यम के द्वारा होता है, और जिसमें पारंपरिक मीडिया माध्यम के शुरुआती समय से ही किसी न किसी रूप में चलती आई है। तो प्रिंट मीडिया की शुरुआत जोहान्सबर्ग के गुटेनबर्ग से मानी जाती है। इसके अंतर्गत बहुत सारे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक संपादकीय की जाती है। तो यह मास मीडिया का जो मुख्य प्रकार है वो कहीं ना कहीं एक प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक और आधुनिक माध्यम के रूप में होती है। उदाहरण के लिए कुछ यहाँ नाम दिए हुए हैं, जैसे कि भारत में प्रकाशित पहला अखबार द बंगाल, यह 29 अगस्त 1780 को और जेम्स ऑगस्टिन हिक्की के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारत की सबसे पहली पुस्तक ईसाइयों की आध्यात्मिक बुक जो है बाइबिल के नाम से, जो 868 एडिशन में किया गया था। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो पहला सिनेमा प्रदर्शन किया था वो 1895 में किया था। टेलीविज़न को 1950 में पहला स्थान मिला यहाँ से, और जन माध्यम से इसे जोड़ा गया था। पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र था, जिसके डायरेक्टर निर्देशक जो थे वो ढूंढीराज गोविंद थे, और 1913 में फाल्के पुरस्कार से इन्हें दिया गया था, और 1913 से ये प्रायोजित किया जा रहा है। रेडियो क्लब की स्थापना मुंबई में 1927 में हुई, फिर 1927 में इसे बीबीसी के नाम से इंडियन क्लब के रूप में, और 1935 में इसे बीबीसी के नाम से प्रायोजित किया जाने लगा। तो इस तरह से हमारा जो मास मीडिया कम्युनिकेशन है उसमें ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो मास मीडिया का मुख्य प्रकार 1 पॉइंट, जन मीडिया का समाज, जन मीडिया एवं समाज दूसरा, और तीसरा प्रभावी संप्रेषण, तीसरा है हमारा प्रभावी संप्रेषण, और चौथा है संप्रेषण की विशेषताएं, चौथा, और पांचवा है हमारा पॉइंट कि टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन, अर्थात संप्रेषण के प्रकार। तो ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप विशेष रूप से देख सकते हैं। अब इससे संबंधित जो प्रीवियस प्रश्न है उसे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पेपर 1 के यूनिट 4 के फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। ये दिसंबर 2017 के प्रश्न हैं। तो किसी कक्षा में, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी कक्षा में जो संवाद ग्रहण करने की संभाव्यता को निम्न में से किससे बढ़ाया जा सकता है। जो संवाद ग्रहण किया जाता है किसी कक्षा में वो किससे बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1 दृष्टिकोण स्थापित करके, अच्छे दृष्टिकोण स्थापित करके। नंबर 2 सूचना भार में वृद्धि करके, मतलब इंफॉर्मेशन डाटा को और ज़्यादा बढ़ा के। नंबर 3 विद्यार्थी की कमी को बताकर। और नंबर 4 उच्च डेसिबल के उपकरण से। अर्थात जब हम किसी कक्षा में संप्रेषण कर रहे होते हैं, कक्षा को संप्रेषित कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं, तो संवाद जो है वो ग्रहण करने की जो संभाव्यता है बच्चों में कि बहुत ज़्यादा संवाद अच्छे रूप से ग्रहण करेगा, वो कब करेगा, तो जब हमारा दृष्टिकोण अच्छा होगा। हमारा जो दृष्टिकोण है पढ़ाने का वो जब हमारा अच्छा होगा तभी किसी कक्षा में संवाद ग्रहण करने की संभावना अच्छी हो सकती है। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कक्षा में स्थानिक श्रव्य, जो स्थानिक कुछ श्रव्य हैं वह पुनः प्रस्तुति की वजह से कभी कभी कुछ बातों को टीचर के द्वारा फिर से कही जाती है, फिर से समझाई जाती है। तो पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्न में से क्या घट जाएगा। जब अच्छे से, मतलब मान लीजिए कि किसी पॉइंट को फिर से प्रस्तुत किया गया शिक्षक के द्वारा किसी बाधा या कमी के कारण, तो इससे क्या घट जाएगा बच्चों में, तो शिक्षक के प्रति उसका आदर घट जाएगा, या उत्कृष्टता के प्रति उसकी प्रेरणा घट जाएगी, या प्रौद्योगिकी में उसकी रुचि घट जाएगी, या बोध में संज्ञानात्मक भार हो जाएगा। तो उसकी बोध जो है, उसकी जो बोध है उसमें भार हो जाएगा, मतलब उसे वो द्वितीय रूप से समझ सकता है, या उसकी जो प्रेशर है समझने की, कॉग्निशन है, संज्ञानात्मक विकास है, वो उसका लगेगा कि और इसमें और कुछ तो आ गया, ऐड हो गया, तो ये भार बढ़ जाएगा उसका। ना कि शिक्षक के प्रति आदर, ना उत्कृष्टता के प्रति प्रेरणा, ना प्रौद्योगिकी में रुचि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक उत्तम संप्रेषक
एक अच्छे संप्रेषक जो होते हैं वो अपनी प्रस्तुतिकरण निम्न में से किससे शुरू करते हैं। एक अच्छा जो संप्रेषक होता है वह क्या अनुमान से शुरू करती है अपनी प्रस्तुति संप्रेषक का, या पुनरावृत्ति से शुरू करते हैं, या जटिल प्रश्न से शुरू करते हैं, या सुगमता पूर्वाभ्यास से करते हैं। मतलब आसानी से किया गया एक पूर्वाभ्यास से अपने संप्रेषण को प्रारंभ करते हैं। तो यही सबसे बेहतर आंसर है यहाँ पे कि आसानी से किया गया एक सुगमता पूर्वक पूर्वाभ्यास के द्वारा जो संप्रेषण किया जाएगा वही अच्छा संप्रेषण होगा, और एक उत्तम संप्रेषक अपनी प्रस्तुति को इसी रूप में प्रायोजित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षक और छात्र के बीच के परस्पर जो संवाद होते हैं, शिक्षक और छात्र के बीच जो परस्पर संवाद होते हैं, तो उसमें समीप जोन का निर्माण, मतलब बहुत नज़दीक और होने का निर्माण जो है वो कौन करता है, कैसे होता है? समीप जोन का निर्माण करता है कौन? तो शिक्षक और छात्र के बीच जो परस्पर संवाद है उसमें समीपता मतलब घनिष्ठता कौन लाता है? इसमें भ्रम लाता है कि विकृति लाती है, कि अंतर लाता है, या विकास लाता है? तो शिक्षक और छात्रों के बीच वो परस्पर संबंध है उसकी समीपता जो है वो कहीं ना कहीं आपको वह विकास लाता है, अर्थात ये आंसर होगा हमारा विकास। शिक्षक और छात्रों के बीच में परस्पर संवाद की जो समीपता है, जोन का निर्माण जो है ये विकास करता है, डेवलपमेंट करती है, विकास होता है। इससे जब शिक्षक और छात्र के बीच समीपता बढ़ जाती है तो उससे विकास होता है, ना कि विकृति भ्रम या अंतर उत्पन्न होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कम्युनिकेशन से कि कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए? कक्षा में जो संवाद है वो अनिवार्य रूप से कैसा होना चाहिए? एक अमूर्त होना चाहिए, या अविवरणीय होना चाहिए जिसका विवरण ना हो, या काल्पनिक इमेजनिक होना चाहिए, या तदनुभूतिक होना चाहिए? मतलब जैसा संवाद हो उसके अनुरूप कार्य होना चाहिए, उसके अनुरूप समझ होनी चाहिए। तो तदनुभूतिक का मतलब जो हमारी समस्या है, कभी काल्पनिक भी पढ़ाना पड़ता है, कभी विवरणात्मक भी पढ़ाना पड़ता है, कभी अमूर्त भी पढ़ाना पड़ता है, कभी मूर्त भी पढ़ाना पड़ता है, कभी बहुत सारे एग्जाम्पल के रूप में पढ़ाना पड़ता है। तो तदनुभूति मतलब समस्या के अनुकूल या उसके अनुरूप जैसा आपको पठन पाठन है। तो कक्षा में जो संवाद है शिक्षकों का वो अनिवार्य रूप से तदनुभूतिक होना चाहिए। तदनुभूतिक होने से बच्चे की समझ अच्छी विकसित होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा पेपर 1 के यूनिट 4 कम्युनिकेशन को भी हमने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। इसके भी कुछ प्रश्न थे उसे भी हमने बताया। आशा है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और हम इस तरह से यूनिट 5 को भी अब लेके आ रहे हैं आपके सामने। इस तरह से हमारा जो रेगुलर था वो कि हम इसमें प्रीवियस क्वेश्चन और इसको रिवाइज करेंगे वो हम कर रहे हैं, और जिसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई हमारे स्वास्थ्य को लेके तो इसे आप माफ़ कीजिए। और एक वीडियो जो हमारा गलत बन मतलब सही विजिबिलिटी नहीं था उसे भी आप किसी तरह से डाउनलोड करके उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसे देखिए तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। प्लीज़ उसके लिए इतना कीजिए, और नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं होगी। बट आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस तरह से प्रीवियस प्रश्न और यूनिट में जो पढ़ाया गया है उसको लेकर जब हम इसको रिवाइज कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, और जिससे आपको इसी बार रिजल्ट होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी। और आप अभी वर्तमान में आप प्रीवियस प्रश्न को बनाते रहिए, सेट को, पेपर 1 पेपर 2 का एक सेट, और इस तरह से हमारा इस वीडियो को आप देख सकते हैं जो आपको यूनिट वाइज प्रश्नों के अध्ययन में बहुत ही लाभकारी होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ऑल फॉर वॉचिंग।